खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून के घड़ीकेंट जसवंत सिंह ग्राउंड में पूर्व सैनिकों द्वारा आयोजित मेगा रैली में देश के सीडीएस जनरल अनिल चौहान और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी शामिल हुए। कार्यक्रम में युद्ध में घायल हुए सैनिकों को सम्मानित किया गया और उन्हें एक्टिवा प्रदान की गई। सैनिकों की वीरांगनाओं का भी सम्मान किया गया। रैली में विभिन्न प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। इस ऐतिहासिक मौके पर सेना के अधिकारी और पूर्व सैनिक एकत्रित हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड वीरों की कर्म भूमि है और आज यहां एकत्रित हुए पूर्व सैनिकों ने राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया है। इसके अलावा राज्यपाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। कि आज 4,000 5,000 जो हमारे एक्स सर्विसमैन के परिवार हैं वो पूरा इकट्ठा हुए और यहाँ पर एक मेगा ईएसएम रैली की गई। और एक बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारे सीडीएस साहब जो उत्तराखंड देवभूमि के सपूत हैं, इनका जन्म यही हुआ है। हमारे लिए इतना गर्व की बात है कि हम सब ने मिलकर आज का ये दिन बहुत पुण्य का कार्य किया। सबसे पहले हमारी वीर नारियों को सम्मानित किया गया। उसके बाद में जो वेटरन्स बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं, उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, उनको सम्मानित किया। फिर जो हमारे साथी जो लड़ाई के अंदर में इंजर्ड हुए थे, उनको आज मोबिलिटी स्कूटर्स दिए गए वॉर वुंडेड फेडरेशन की तरफ से। और आज बहुत ही विस्तार से एक मेला भी लगाया गया है जिसमें जितनी संस्था जो वेटरन्स के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए जो कार्य करती हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। मुझे बहुत खुशी है कि इसके अंदर में हमारी जो नॉन मिलिट्री वाली भी संस्था है, उन्होंने भी हॉस्पिटल और बाकी आकर इधर में बहुत बड़ा सहयोग दिया। आज हम सब ने मिलकर संकल्प लिया है इकट्ठा कि हम इस हमारे राष्ट्र के अंदर में जो राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र चरित्र निर्माण, जो नेशन फर्स्ट, और हम किस प्रकार अपने पूरे राष्ट्र की, समाज की, हर भारतीय की सेवा करते रहे। क्योंकि जो सैनिक है वो रिटायरमेंट के बाद में भी सैनिक रहता है, क्योंकि उसकी जो डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, जो राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्रभक्ति है, वो कहीं नहीं जाती है। और मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसने आज के दिन में अगर आप देखें तो 18% इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा है। यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन हैं 5 लाख से भी ज्यादा हैं, और जो बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस में अगर आप पूरा तादाद मिलाएं तो आराम से 15-20 लाख हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड के हर एक परिवार में कोई ना कोई सैनिक है। तो ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे राष्ट्र के वहीं देहरादून के गढ़ीकेंट स्थित हरबंस कपूर मेमोरियल हॉल में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर के किसानों को 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कृषि परियोजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सौरभ भगोना, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और कैंट विधायक सविता कपूर भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की। कृषि मंत्री जोशी ने बताया कि इस योजना के तहत उत्तराखंड में चमोली और अल्मोड़ा जिलों का चयन होना प्रदेश के लिए गौरव की बात है और ये किसानों के जीवन में नई ऊर्जा भरेगा। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारत करता हूँ। जितनी चिंता वो सीमा पर बैठे हुए जवानों की करते हैं, उतनी ही चिंता देश के अन्नदाता किसानों की करते हैं। पूर्व में किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनके स्तर को ऊंचा उठाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, और आज प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, जिसमें देश के 100 जिलों को चयनित किया गया है, जिसमें एक हमारा अल्मोड़ा और चमोली जिला उसमें आया है। पशुपालन विभाग व सहकारिता व कृषि विभाग की कई योजनाओं का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। निश्चित ही आने वाले समय में जो हमारा मोदी जी का सपना है कि 2047 में भारत के एक विकसित राज्य बनेगा,
उस दिशा में एक सार्थक कदम होगा। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार करता हूँ और विशेषकर उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। आज जब भी हमने उत्तराखंड से कोई मांग आपने उसको पूरा किया। बाबा केदार की धरती से कहा था कि आने वाला 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आपदा के बाद वहां पर गए थे। 1200 करोड़ का एक पैकेज उन्होंने हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए दिया है और अभी लगभग 7,000 करोड़ से ऊपर की एक मांग माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर की है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमारे प्रदेश को मिलेगा और जो इस आपदा से चाहे धराली हो, थराली हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, बागेश्वर हो, देहरादून हो, बहुत क्षति भी है, उससे उसकी क्षतिपूर्ति होगी। मैं इसलिए प्रधानमंत्री जी का वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने भेंट की और चारधाम यात्रा की जानकारी दी। इस वर्ष रिकॉर्ड 31 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ धाम के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने मंदिर समिति की प्रशंसा की और सुनिश्चित किया कि तीर्थयात्रियों को हर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने चारधाम यात्रा से जुड़ी विकास सब योजनाओं पर समर्थन देने का भरोसा दिया है। हेमंत द्विवेदी ने मंदिर समिति की गतिविधियों और उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन से यात्रा सफल, सुगम और सुरक्षित भी रही। वहीं केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के बीच विवाद गहराता जा रहा है। केदार सभा के बाद अब चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के उपाध्यक्ष आचार्य संतोष त्रिवेदी ने भी समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने ये कहा कि उन्हें पद से हटाया जाए। उन्हें पद से हटाने की मांग की गई है और तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि समिति द्वारा पारदर्शिता की कमी और परंपराओं की अनदेखी की जा रही है। इस संबंध में उन्होंने सरकार को पत्र भी भेजा है। पुरोहितों ने चेतावनी दी है कि यदि मांग नहीं मानी गई तो वे बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। परंपराओं का उल्लंघन होता जा रहा है। कल देश के उद्योगपति अंबानी जी केदारनाथ दर्शन के लिए आए और हर साल आते हैं क्योंकि बाबा केदारनाथ में उनकी अटूट आस्था है। कल अंबानी जी को आशीर्वाद देते समय बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के द्वारा परंपराओं का कुछ ज्यादा ही उल्लंघन किया गया। जो आशीर्वाद वहां के उनके वर्षों से उनके तीर्थ पुरोहित हैं उनको देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहां के पुजारी जी को देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहां के केदार सभा को देना चाहिए था, लेकिन इन सबको दरकिनारा करके खुद अध्यक्ष जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, खुद अध्यक्ष जी उनको बागंबर उड़ा रहे हैं, जबकि ये काम मंदिर समिति का नहीं है, ये काम अध्यक्ष जी का नहीं है। इनका काम वहां की व्यवस्थाओं को देखना है। इनका काम जो मंदिर समिति में अनियमितताएं हो रही है उसमें ध्यान देने का है। धर्म दर्शन वाले 2 बजे से जो लोग खड़े हैं उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन वीआईपीओं के नाम पे जो केदारनाथ में लाखों करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं, ये इनका काम केदारनाथ में है। अब आजकल बर्फबारी केदारनाथ में हो रही है, उनमें उनका ध्यान नहीं है। कभी एक चाय नहीं, कोई लाइन में मेडिसिन नहीं, या जूते चप्पल सब वहां पड़े हुए हैं और मोबाइल के नाम पे भी ये लोग वहां पे पैसा कमाते हैं। जैसे किसी ने फोटो खींच लिया और मोबाइल उसका छीनते हैं, उसके बाद उस 1100-2100 रुपए उनसे लिया जाता है, जबकि क्लॉक रूम होना चाहिए। यात्री का मोबाइल अंदर ही नहीं जाना चाहिए। कई ऐसी बातें हैं, ये सारी बातें जो हमारे अध्यक्ष जी के साथ हुई थी, लेकिन काफी बात होने के पहली मुलाकात में जब ये सारी बातें अध्यक्ष जी से हुई थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जो भी होगा मैंने यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना है। मतलब कहने का मतलब ये है, उनको ये लगा कि ये विरोध करेंगे तो आप करते जाना, हम यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन आपने चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन उस पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी जिस पार्टी ने आपको यहाँ अध्यक्ष बनाया, लेकिन वहां की परंपराओं पर आपका कोई ध्यान नहीं है। कई सारी चीजें ऐसी है जो है परंपराओं पर ध्यान देना चाहिए। और केदारनाथ में 2013 के दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए वहां पे तीर्थ पुरोहितों ने वहां पे उनके नाम से भागवत की थी। आपका 1 रुपए का सहयोग उसमें नहीं रहा। आपने आने तक भी वहां ये नहीं समझा कि हमको केदारनाथ उसमें भाग लेना चाहिए। आप आए भी नहीं, लेकिन पेज आपने जरूर चलाए। आपके पेज के लाखों फॉलोवर बने, लेकिन आपने
उस यज्ञ में जो दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए वहां पे जो भागवत हुआ था, उसमें भी आपने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। आप बताइए, आप एक भी जिम्मेदारी आपने मंदिर समिति ने अगर उस भागवत में ली होगी। लेकिन ये सारी चीजों पे ध्यान न दे करके सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ में वहां की पवित्रता, वहां की अखंडता, वहां की पौराणिकता को रौन दिया जा रहा है। जो इसी के उपलक्ष्य में हमने कल केदार सभा ने सीएम साहब को अपना एक पत्र जारी किया था कि ऐसे आदमी को जिसको जो परंपरा का ध्यान केदारनाथ मंदिर समिति में नहीं रखेगा, केदारनाथ में नहीं रखेगा, उसको तत्काल जो है उनके पद से मुक्त करना चाहिए। नहीं तो आगे का रास्ता हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे, अपना आंदोलन आगे करेंगे। ओम नमः। श्री केदार सभा ने मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को हटाने की मांग को लेकर तीखा विरोध किया है। केदार सभा ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर चेतावनी दी है कि अगर कपाट बंद होने से पहले अध्यक्ष को नहीं हटाया गया तो पुरोहित समाज आंदोलन करेगा। इस विवाद पर हेमंत द्विवेदी ने प्रतिक्रिया दी है कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं। उन्होंने सभी पक्षों से संवाद कर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। उनका कहना है कि मिलकर बातचीत के माध्यम से सभी मुद्दों को सुलझाया जा सकता है ताकि चारधाम यात्रा और मंदिर समिति का सुचारू संचालन प्रभावित न हो। ऐसे है कि जब आपको पता है कि जब मैंने कार्यभार ग्रहण किया था तो मैंने उसी समय सबसे पहले, शायद आप लोग थे, मैंने कहा था कि मेरी प्राथमिकता जो है कि वहाँ पर 3 P है। 3 P का मतलब ये था कि वहाँ की परंपराएं हैं, वहाँ की पौराणिकता, उसकी पवित्रता और उसकी पहचान को बनाए रखना, उसके लिए हम कर्तव्य संकल्प है। जहाँ तक आपने कहा है कि उनका सम्मान करने की बात थी, जो भी अतिथि आते हैं, जो भी देश भर से कोई अगर वहाँ पर कोई VIP मोमेंट होता है, अगर माननीय कोई अध्यक्ष जी रहते हैं, उपाध्यक्ष रहते हैं या मंदिर समिति के हमारे अधिकारी रहते हैं, उनको जो भी आशीर्वाद था, उनके तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर में गर्भगृह के अंदर उनको आशीर्वाद दिया, उनको प्रसाद दिया, उनको टीका लगाया, चंदन लगाया, उनकी पूजा की। वो सारी परंपराएं जो वहाँ के तीर्थ पुरोहित ही करते हैं, और उन तीर्थ पुरोहितों के कार्य क्षेत्र में किसी को भी हस्तक्षेप करने का कहीं कोई नहीं, और ऐसा कहीं कोई बात ही नहीं हुई है। अब सम्मान के रूप में कोई आते हैं वहां पर मंदिर के प्रांगण में, बाहर आके कोई अतिथि आते हैं, कोई मुख्य अतिथि आते हैं, कोई देश भर के अंदर कोई ऐसा कोई विशिष्ट अतिथि आते हैं, तो उसमें मंदिर समिति के लोग उनको जो है कि अंग वस्त्र के रूप में कहीं भी उनका सम्मान करते हैं। लेकिन कहीं परंपराओं से छेड़ने और परंपराओं से उसको लेकर कहीं भी कोई ऐसी विषय नहीं है, क्योंकि गर्भगृह के अंदर पूजा तीर्थ पुरोहितों ने कराई, गर्भगृह के अंदर उनको जो भी चंदन वगैरह उन्होंने लगाया, सारी पूजा पाठ विधि विधान से जो है उत्तराखंड में बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर औषधि विभाग ने बड़ा अभियान शुरू किया है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के सख्त निर्देशों पर प्रदेश भर में कफ सिरप की गुणवत्ता और वैधानिकता की जांच के लिए मेडिकल स्टोर्स, होलसेल डिपो, फार्मा इंडस्ट्री और बच्चों के अस्पतालों पर औचक निरीक्षण चलाए जा रहे हैं। अब तक 350 से अधिक सैंपल लिए गए हैं और कई स्टोर्स के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। अभियान की निगरानी स्वास्थ्य सचिव और FDI आयुक्त डॉक्टर R राजेश कुमार कर रहे हैं। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। वहीं हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने UK SSSC पेपर लीक प्रकरण और एकल जांच कमेटी की रिपोर्ट को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। हरीश रावत ने कहा कि सरकार को पहले से पता था कि परीक्षा रद्द होने जा रही है, क्योंकि एक दिन पहले ही कई विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड में पेपर लीग चल रही है, जिससे आयोजक राज्य की सरकार है और मुख्यमंत्री उसके मुख्य एक्टर है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में हर परीक्षा लीक हो रही है और युवा खुद को ठगा महसूस भी कर रहे हैं। नहीं, वो तो कल ही हम समझ गए थे, जैसे वो 7-8 विधायकों ने वो दिया, ये मिला जुला खेल है। हम तो पहले ही कहते थे कि ये कभी परीक्षा कराने में गंभीर है ही नहीं। ये तो जो लीक है, ये लीग चल रही है। लीग जैसे ना IPL और दूसरी लीगें हैं, तो उत्तराखंड के अंदर पेपर लीग चल रही है, और उस लीग की जो है आयोजक राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री उसके मुख्य एक्टर हैं। ये तो देखिए, कोई परीक्षा ऐसी है जो भाजपा के राज में हुई हो और जो परीक्षा सिरे चढ़ी हो? अब होगा ये, एक के बाद एक परीक्षाएं रद्द होंगी, और कुछ दिनों के बाद फिर लड़कों से फिर एक कैलेंडर निकलेगा, फिर लोग अपने माँ बाप को कहेंगे आ गया है, माँ बाप भी सोचेंगे, कुछ कर्ज वर्ज लेकर के बच्चों को फिर वहां भेजेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलेंगे। तो ये एक पूरा रैकेट है। वो रैकेट उत्तराखंड के
नौजवानों की भावना का शोषण कर। वहीं उत्तराखंड भाजपा संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा परीक्षा निरस्तारीकरण के निर्णय को युवाओं के हित में ऐतिहासिक कदम बताया है। भाजपा नेताओं का ये कहना है कि मुख्यमंत्री धामी हमेशा युवाओं के भविष्य को प्राथमिकता देते हैं और उनका ये निर्णय भी उसी सोच का उदाहरण है। संगठन ने कहा कि धामी प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे अधिक 25,000 से अधिक सरकारी नौकरियां पारदर्शिता के साथ दी है। कांग्रेस शासन ने जहां नौकरियां बिकती थी और नकल माफिया सक्रिय थे, वहीं धामी सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाकर उस प्रथा को समाप्त किया है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने युवाओं की भावनाओं को समझते हुए युवाओं को किसी भी प्रकार की किसी भी दशा में उनके मन में किसी भी प्रकार की शंका न रहे, इसको लेकर के उन्होंने चाहे हम सीबीआई जांच की बात करें, चाहे अब परीक्षा को निरस्त करने की बात करें, आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है और युवाओं के हितों के लिए है और युवाओं की बात को उन्होंने हमेशा उनकी बातों का सम्मान किया है। हम अगर रोजगार देने की बात करें तो अब तक की उत्तराखंड राज्य के इतिहास में सर्वाधिक सरकारी नौकरी देने वाले और कोई मुख्यमंत्री हैं तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस राज में सरकारी नौकरियों को बेचने का काम किया जा रहा था और जिस प्रकार से सरकारी नौकरियों में धांधलियां की जा रही थी और नकल माफिया पूरे प्रदेश के अंदर हावी था और उसकी जड़ें कोने कोने तक पहुंच चुकी थी, उसको अगर नेस्तनाबूद करने का काम किसी ने किया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है और देश का सबसे कठोरतम नकल कानून उन्होंने प्रदेश में लागू किया और पारदर्शी तरीके से 25,000 से अधिक सरकारी रोजगार देने का काम उन्होंने किया है। निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी की द्वारा जो निर्णय लिया गया कि परीक्षाएं जो अभी जिनमें कुछ शिकायतें आई थी उसको निरस्त करने का उन्होंने। उत्तराखंड में राज्यव्यापी विरोध के बाद स्नातक सत्रीय परीक्षा रद्द करने का बड़ा फैसला लिया गया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा कि सरकार विपक्ष और युवाओं की मांग के सामने बैकफुट पर नहीं आना चाहती है। भाजपा के विधायकों ने मुखौटे के रूप में मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा है और 24 घंटे में परीक्षा रद्द कर दी गई। कांग्रेस ने भी पेपर निस्तारीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच किया था। हालांकि मुख्यमंत्री ने पहले इसे नकल जिहाद करार दिया था और अब ये फैसला देर से लिया गया है। देखिए, मैं इसे सरकार की एक सोची समझी रणनीति के तौर पर देखती हूँ, क्योंकि सरकार स्वयं को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी, बैकफुट पर नहीं आना चाहती थी और उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता के सामने घुटने टेकते हुए नहीं दिखाना चाहती थी। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की जो मांगे हैं उसके सामने हथियार डालते हुए नहीं अपने आप को दिखाना चाहती थी। तो मुखौटों के रूप में इस्तेमाल किए गए 5 से 6 विधायक, 5-6 विधायकों ने जाकर कल अपना मांग पत्र सौंपा मुख्यमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी ने आज मात्र 24 घंटे के अंदर मोहर लगा दी, स्नातक स्तरीय परीक्षा को निरस्त कर दिया। यह अपने आप में बड़ी बात है कि एक तरफ पूरा प्रदेश और दूसरी तरफ अपने दल के 6 विधायक भारी पड़े हैं। यहाँ पर हजारों युवा हमने 8-9 दिन तक भरी गर्मी में आंदोलनरत देखे और उनकी मांग यही थी, उनकी केवल सीबीआई जांच की मांग नहीं थी, यही मांग थी कि पेपर लीक हुआ है, इस पेपर को निरस्त किया जाए और नए पेपर की तारीख तय की जाए। आंदोलन रद्द होने के बावजूद, सीबीआई जांच की संस्तुति के बावजूद उत्तराखंड कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। इन्हीं मांगों को लेकर हमने कूच किया था। हम चाहते यही थे कि केवल सीबीआई जांच से कुछ नहीं होगा, जो पेपर लीक हुआ है उसका क्या, जो बच्चे भुक्तभोगी हैं उसका क्या। माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम इंटरव्यूज में कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि इसको पेपर। नगर निगम देहरादून के पथ प्रकाश अनुभाग की टीम ने अवकाश के बावजूद शहर की सड़कों को रोशन रखने के लिए कार्य किया। कर्मचारियों ने सहारनपुर रोड, आईएसबीटी से करागी मार्ग तक, सहस्त्रधारा रोड और वार्ड 93, 99 और 100 सहित अन्य मार्गों पर स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और सुधार का काम किया। टीमों ने वार्डों के आंतरिक मार्गों पर भी प्रकाश व्यवस्था बेहतर बनाने का काम किया। नगर निगम की इस सक्रियता और समर्पण से नागरिक संतुष्ट हैं और इसे शहर की सुरक्षा और सुगमता के लिए सराहनीय बताया गया है। ये पहल शहर में रात में बेहतर रोशनी सुनिश्चित करने में मददगार साबित हुई है। वहीं हल्द्वानी में नैनीताल दुग्ध संघ ने अपनी 75वीं वर्षगांठ पर डायमंड जुबली कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर मेयर गजराज बिष्ट, अध्यक्ष मुकेश बोरा सहित कई
जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में संघ का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया और 277.84 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित हुआ। फरवरी से दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने और उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि देने पर चर्चा की गई। दुग्ध उत्पादकों की मार्केटिंग रणनीति पर भी जोर दिया गया। अध्यक्ष मुकेश बोरा ने बताया कि लालकुआ में आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र जल्द शुरू किया जाएगा। 30,000 दुग्ध उत्पादकों में मैं और मेरी प्रबंधक कमेटी, मेरे अधिकारी निरंतर प्रयास कर रहे हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने माननीय मंत्री दुग्ध विकास श्रीमान सौरभ बोगोना जी का, कि जो हमारे दुग्ध उत्पादकों की मेन समस्या थी दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन जो 8-9 महीने विलंब से मिलता था, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से वार्ता करके 35 करोड़ रुपए का बजट हमारे लिए स्वीकृत कराया, जिसमें से लगभग 18 करोड़ रुपए नैनीताल दुग्ध संघ के उत्पादकों के खाते में आया और पिछले 2 दिन पहले हमने 6 करोड़ रुपया अपने 29,000 दुग्ध उत्पादकों के खाते में डाल दिया है, जिससे हमारे उत्पादकों की दीपावली खुशनुमा और खुशी से हमारे एजीएम और दीपावली मनाई जाएगी। रेट बढ़ाने का क्या कारण है? 2 रुपये आप लोग बढ़ाने जा रहे हो जो दूध? देखिए, मैं चाहता हूं कि जिस हिसाब से हमारी दुग्ध लागत बढ़ी है, उत्पादक की लागत बढ़ी है, उस हिसाब से मूल्य कम है, इसलिए हम 2 रुपये रेट बढ़ाने के 1 फरवरी से हमने प्रस्ताव पारित करा है। जीएसटी कम होने के बाद भी ग्राहकों को फायदा कैसे मिल पाएगा? देखिए, जीएसटी में हमने घी, पनीर, दही इत्यादि के रेट कम कर दिए हैं। जैसे जैसे माननीय मोदी जी का विजन है, उसको हम अंतिम छोर के व्यक्ति और आम उपभोक्ता। वहीं ऋषिकेश में कांग्रेस भवन में आयोजित बैठक में यूथ कांग्रेस प्रदेश कोऑर्डिनेटर देवेंद्र चौधरी मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने सदस्यता अभियान के दिशा निर्देश दिए और युवाओं से संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। बैठक में शहर के युवा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और वरिष्ठ कांग्रेसी मौजूद रहे। संगठनात्मक मजबूती, सदस्यता विस्तार और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष मोहिता उनियाल की अध्यक्षता में सभी ने आगामी चुनाव अभियानों को सफल बनाने का संकल्प लिया। युवा कांग्रेस के अनेक प्रतिनिधियों ने भी इस अवसर पर भाग लिया और संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय बनाने का संकल्प लिया। नमस्कार, मैं मार्केट ओझा, मैं वैसी की तरफ से यहाँ चुनाव के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त हुआ है देहरादून रीजन का, जिसमें आपका धर्मपुर विधानसभा, रायपुर विधानसभा, डोईवाला, ऋषिकेश और नरेंद्र नगर है। और ये यूथ कांग्रेस का जो सिस्टम है, ये आपका 14 अक्टूबर तक यहाँ पे रहेगी। उसके बाद 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में नॉमिनेशन की प्रक्रिया है और 31 तारीख तक फीस सबमिशन की प्रक्रिया है। और ये जो इलेक्शन है, ये आपका 10 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक शुरू हो जाएगी। और इसमें विभिन्न कैटेगरी के भी लोग हैं, जिसमें आपकी जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी और एसटी, जिसके लिए क्राइटेरिया IYC के जो साइट है उस पर अपलोड कर दी गई है। और जितने भी हमारे इस बार मेंबर बनेंगे वो 6 तरह के रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, उसके बाद महासचिव रहेंगे। तो चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।